ये सुन के शांति मुंह फुला के बैठ गई। रमेश अपनी पत्नी को ऐसे छोटे बच्चों की तरह गुस्सा होते हुए देख के धीमी से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे दो बच्चों को संभालना पड़ता है अपने घर में, बोल के वो शांति को मनाने लगे। अब आगे वही दूसरी तरफ मिश्रा निवास में नक्श जैसे ही अंदर आया, उसने सामने अपने माँ और बाबा को देखा, जो कि इस वक्त किचन में खाना बना रहे थे। नक्श के माता पिता दोनों को ही पता था कि उनका बेटा एक गे है, इसलिए पहले उन दोनों ने और भी बच्चे करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों को आगे कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन बाद में उन दोनों ने ही इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उनका बेटा गे है, जिस पर नक्श का कोई कसूर नहीं था। वो जन्मा ही वैसा हुआ था, तो भला इसमें नक्श की कहाँ गलती थी। इसलिए उन दोनों ने नक्श को अपना लिया और उसके साथ नॉर्मल बिहेव करने लगे। पहले पहले उन दोनों को बहुत तकलीफ होती थी कि उनका इकलौता बेटा एक गे था, फिर भी उन दोनों ने ये समझ लिया कि नक्श जैसा भी था, लेकिन था तो उन्हीं का ही बेटा, चाहे जो हो जाए वो अपने बच्चे को किसी तरह की परेशानी होने नहीं देंगे। इसलिए उनकी फैमिली आगे खुशी खुशी रहने लगे। इस वक्त तो दोनों खुशी से नक्श के लिए खाना पका रहे थे। नक्श अपने मम्मी और पापा को खुद के लिए इस तरह से खाना पकाता हुआ देख के बहुत खुश हो गया कि उसके माँ और बाबा के बीच कितना प्यार था और वो दोनों उससे कितना प्यार करते हैं। और वो बेवकूफ़ बाहर वालों की बातों से परेशान होकर गलत कदम उठाने के बारे में सोच रहा था। नक्श ने अपना सर लाचारी में हिलाते हुए उन बातों को अपने दिमाग से निकाल के वो खुशी से स्माइल करता हुआ किचन में जाकर अपनी माँ और बाबा को गले से लगा लिया। नक्श को देख के उसके माँ और बाबा भी खुश हो गए, लेकिन जैसे ही उन दोनों ने नक्श के हाथ और चेहरे पर कुछ खरोचों के निशान देखे तो वो दोनों परेशान हो गए। आखिर किसने नक्श के साथ ऐसा किया है? वही नक्श भी समझ गया था कि उसके खरोच के निशान उसके पेरेंट्स ने देख लिया है। इसलिए नक्श परेशान होते हुए अपने निशानों को छुपाने लगा। लेकिन तभी सुनील और राधा दोनों ही समझ गए कि आज भी किसी ने नक्श को परेशान किया है। नक्श के बाबा सुनील गुस्से से बौखला गए। उन्होंने गुस्से से कहा, नक्श, क्या आज भी किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बताओ मुझे बेटा, किसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया है क्या? उनका नाम सिर्फ बताओ मुझे, आज मैं उन सबको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये देख के नक्श की माँ राधा भी घबरा के नक्श के जख्मों को देखने लगी कि कहाँ कहाँ नक्श को जख्म लगी है। उन दोनों को ऐसे घबराते हुए देख के नक्श ने जल्दी से कहा, माँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उल्टा आज तो उन लोगों को मार पड़ी है और वो सब अपनी जान बचा के भाग गए, इसलिए मुझे ज़्यादा घाव नहीं लगी है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। वही सुनील भी इस वक्त गुस्से में था। आखिर हर कोई जब देखो उन्हीं के बेटे को ही परेशान करने में लगा हुआ था। वही नक्श जानता था अगर उसने अपने पापा को उन लोगों के बारे में बताया तो उसके पापा जरूर उनके घर जाएंगे उनकी फैमिली से उनकी शिकायत करने। वैसे भी वो बच्चे जिस तरह के थे उनकी फैमिली भी वैसी ही होंगी। उल्टा उसके पापा को उसके वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, जो कि नक्श बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसलिए उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया अपने पापा को। तभी सुनील ने कहा, वैसे मुझे बताओ उन्हें आज किसने पिटा है? वही नक्श जो तब से अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था अपने डैड की सवाल पर। नक्श मुंह दबा के हंसने लगा। नक्श को ऐसे हंसता हुआ देख के राधा और सुनील दोनों ही समझ गए कि फिर से क्या हुआ होगा। जरूर उन्हें पिटने वाली काजल ही होंगी। सुनील ने आगे कहा, अच्छा तो इस बार भी तुम्हारी काजू ही थी जिसने उन सभी को पिटा था। ये सुन के राधा भी नक्श को देखने लगी। नक्श ने धीरे से सर हिला के कहा, हाँ बाबा वही थी। इस बात पर राधा और सुनील दोनों ही हंस पड़े। राधा ने कहा, जब तक काजल है हमारे नक्श को कुछ नहीं हो सकता है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो नक्श को परेशान करें काजल के रहते, वरना वो उन सबकी जान ही ले लेगी अगर किसी ने नक्श को परेशान करने की कोशिश की। तभी सुनील ने स्माइल करते हुए कहा, काजल हमारी नक्श की बहुत अच्छी दोस्त है, दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। ये सुन के नक्श ने भी हाँ में सर हिलाया। तभी नक्श बात को बदलते हुए बोला, वैसे माँ आज आप क्या बना रहे हो? ये सुन के सुनील ने कहा, बेटा हम दोनों आज तुम्हारे लिए कुछ अलग बना रहे हैं, इसलिए आज तुम टेस्ट करके बताना कैसा बना है, तुम्हारी माँ का ज़्यादा अच्छा है या फिर मेरा। ये बात बोलकर राधा और सुनील दोनों ही अपना अपना डिश बनाने में बिजी हो गए। अब सुनीला का गुस्सा भी कहीं गायब हो गया था। नक्श ने एक गहरी सांस ली। ऊपर वाले का शुक्र है
कि उसके पेरेंट्स ने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, न जाने वो दोनों क्या ही करते। ये सोचते हुए नक्श भी अपने माँ और बाबा को खाना पकाने में मदद करने लगा। ऐसे ही आज का दिन बीत गया था। किसी को खबर नहीं थी कि आने वाला कल कैसा होगा। जहाँ नक्श और काजल अपनी अपनी फैमिली में खुश थे, वही दूसरी तरफ थे बंश और विराट, जो कि इस वक्त भी नक्श और काजल को भुला नहीं पा रहे थे। काजल और नक्श को पता तक नहीं था कि बहुत जल्द उन दोनों की लाइफ में एंट्री होने जा रही थी, दो माफिया की, जिससे उन दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। क्या नक्श और काजल को भी बंश और विराट से प्यार होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे काजल और नक्श दोनों को माफिया हीरो के जाल में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा। चलिए कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ बंश अपने कमरे में चला गया, तो वही विराट मेंशन से बाहर चला गया। और ज्यादातर मेंशन में नहीं रहता था, सिर्फ और सिर्फ अपने डेड अमरपाल के रूल्स रेस्टोरेशन और उनकी तानाशाही की वजह से, इसलिए वो ज्यादातर घर से दूर ही रहना पसंद किया करता था। अब तक रात के 1 बज चुके थे। विराट का बॉडीगार्ड एलेक्स विराट को संभालता हुआ अंदर उसके कमरे की तरफ ले जा रहा था। विराट बहुत भारी था। एलेक्स अपनी पूरी जान लगाकर विराट को अंदर ला रहा था। उसे पूरा यकीन था कि इस वक्त रात के 1 बजे सब सो गए होंगे, इसलिए वो बेफिक्र था कि उसे विराट को नशे में चूर उसके कमरे में ले जा रहा था। लेकिन तभी रास्ते में ही एलेक्स को अमरपाल खड़ा हुआ मिल गया। अचानक से अमरपाल को सामने देख के एलेक्स हड़बड़ा गया और उसने हड़बड़ी में विराट को छोड़ दिया। विराट इतने नशे में चूर था कि एलेक्स के उसे छोड़ देने पर वो खुद को संभाल नहीं पाया और धड़ाम से जाकर फर्श पर गिरा। उसको ऐसे गिरता हुआ देख के एलेक्स ने लाचारी से अपनी होठों को अपने दांतों के नीचे दबा दिया। उसने दिल में कहा, ले एलेक्स हो गया सियाप्पा, कल सुबह जब ये उठेगा तो पहले तेरी खबर लेगा। लेकिन इस वक्त इसे छोड़, सामने जो शैतान का बाप महा शैतान खड़ा है उसके बारे में सोच। ये तो नशे में टल्ली होकर गिरा पड़ा है, लेकिन अब तुझे ही इस महा शैतान को जवाब देना पड़ेगा, वरना सामने ये इंसान तुझे कच्चा चबा जाएगा और डकार भी नहीं मारेगा। एलेक्स अंदर ही अंदर रोते हुए खुद से कहने लगा, अब क्या होगा तेरा एलेक्स बेटा, तू तो गया काम से। वही अमरपाल अपनी तीखी नजरों से नीचे फर्श पर नशे में चूर गिरे हुए विराट को घूर रहा था, जैसे इसी वक्त उसको अपने घर से कूड़े के जैसे उठा के बाहर फिकवा देगा। अमरपाल ने गुस्से से एलेक्स को देखा और पूछा, ये कहाँ गया था और इसने इतना शराब क्यों पी रखी है। एलेक्स ने जल्दी से कहा, जी ओ सर, आज एक दोस्त के पार्टी में गए हुए थे, तो वहीं पर दोस्तों के कहने पर बॉस ने कुछ ज्यादा ही शराब पी लिया था अपने दोस्तों के साथ। एलेक्स ने ऐसे जवाब दिया जैसे कोई रोबोट, जैसे उसने ये जवाब बहुत बार रटा हुआ हो। एलेक्स की बात सुनकर अमरपाल ने गुस्से से एलेक्स से कहा, ले जाओ इसे इसके कमरे में, न जाने इसने इस घर को क्या समझ रखा है, जो हर दिन नशे में चूर होकर चला आता है। और हाँ, बता देना साहबजादे को कि कल सुबह आकर मुझसे मिले, इसी की हर बार की यह मनमानी नहीं चलेगी। ये बोलते हुए अमरपाल वहां से अपने कमरे में चले गए। ये सुन के एलेक्स ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने जाते हुए अमरपाल को पीछे से देखता रहा जब तक कि अमरपाल उसको दिखना बंद नहीं हो गया। फिर एलेक्स ने विराट को देखा, जो कि इस वक्त फर्श पर ऐसे लेटा हुआ था जैसे यही उसका बेड हो। एलेक्स ने लाचारी से अपना सार हिलाया, फिर वो नीचे झुक के विराट को अपने पीठ पर लाद के सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर विराट के कमरे में ले जाने लगा। राठौर मेंशन में अमरपाल राठौर, वंश राठौर और विराट राठौर ही रहते थे। वहां पर इन तीनों के अलावा बाकी कोई इनका अपना फैमिली नहीं रहता था। अमरपाल राठौर की बीवी बहुत साल पहले ही मर गई थी कार एक्सीडेंट की वजह से। इनकी फैमिली में सिर्फ यही 3 ही थे, लेकिन अमरपाल राठौर की एक दूर की कजन बहन थी जो फॉरेन में रहती थी। इस वक्त राठौर फैमिली में सिर्फ यही तीनों ही रहते थे। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स विराट को ले जाकर उसके बड़े से किंग साइज बेड पर फेंक दिया। विराट कुछ कम भारी नहीं था। एक 6 फीट के आदमी को पीठ पर लाद के सीढ़ी चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी एलेक्स ने विराट को उसके कमरे तक पीठ में लाद के ले आया था, जिस वजह से इस वक्त एलेक्स पसीने से नहाया हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था। उसके शरीर में जरा सा भी ताकत नहीं बचा था, इसलिए वो भी अनजाने में सीधा विराट के बगल में उसके बेड पर ही गिर गया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा।
थके होने की वजह से एलेक्स को भी पता नहीं चला हुए कब बहुत जल्द नींद आ गई थी। वही विराट तो बहुत पहले से ही नशे में चूर गहरी नींद में था। दोनों बड़े ही अजीब पोस्चर में बेड पर सो गए थे। वही दूसरी तरफ एक आदमी एक अंधेरे सीक्रेट कमरे के अंदर बड़े से स्क्रीन के सामने बैठ के कुछ काम कर रहा था। उस आदमी ने बिल्कुल काले कपड़े सार से लेके पाँव तक पहने हुए थे। उस आदमी के सामने इस वक्त जो बड़ी सी कंप्यूटर स्क्रीन थी वहां पर काजल और नक्श की फोटो मौजूद थी। वो आदमी उन दोनों के फोटो को देख के बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से बोला, आप आइए, बाहर आइए, हमारे जिंदगी की चमन में गुलजार आई। अब बस बाकी है कल की सुबह, जहां आंखें भी तारों से गुलजार होंगी। अब बस आप दोनों का इंतजार है, मिस काजल अग्रवाल और मिस्टर नक्श मिश्रा। अगली सुबह अब तक शुभ के 8 बज चुके थे। काजल का घर। काजल अपने कमरे के प्रिंसेस बेड पर सॉफ्ट सा ब्लैंकेट ओढ़कर बहुत सुकून से सोई हुई थी। तभी वहां पर नक्श बिल्कुल तैयार होकर आ गया। नक्श ने देखा कि काजल घोड़े बेच के सोई हुई थी। ये देख के नक्श के बोए आपस में सिकुड़ गए। नक्श ने दांत पीसते हुए कहा, काजल उठो, देखो सुबह के 8 बज चुके हैं, तुम अभी तक नहीं उठी हो, हमें कॉलेज के लिए भी निकलना है। काजल उठ। काजल। नक्श के इतने बार उठाने पर भी काजल का कोई रिएक्शन नहीं था। ओट से मस नहीं हो रही थी, उल्टा अपने बेयर को और भी कस के जकड़ के सो गई। ये देख के नक्श ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और बोला, ये कुंभकर्ण कभी नहीं सुधरेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। फिर वो आसपास देखने लगा तो वहीं पर एक टेबल पर उसे पानी का मग दिखा। ये देख के नक्श एक डेविल स्माइल के साथ बोला, काजल मुझे ब्लेम मत करना इसके लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये बोलकर नक्श ने मग का सारा पानी काजल पर उड़ेल दिया। ठंडा ठंडा पानी ऊपर पड़ते ही काजल बौखला कर बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया। उसके इतना चिल्लाने पर भी जब उसको कोई आवाज नहीं आई तो अब तक जो उसने अपनी आंखें बंद रखा था उसे खोलकर इधर उधर देखने लगी तो उसके सामने नक्श खड़े होकर काजल पर हंस रहा था और उसके हाथ में इस वक्त पानी का मग भी था। उसे देख के काजल समझ गई कि कोई बाढ़ नहीं आई है। ये नक्श था जिसने उस पर सुबह सुबह ठंडा पानी डाला था। काजल गुस्से से नक्श को देख के बोली, नक्श के बच्चे, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तू रुक अभी। बोल के काजल अपने बेड से कूद के नक्श को पकड़ने के लिए भागी। वही काजल को अपने तरफ गुस्से से आता हुआ देख के नक्श जल्दी से मग को वहीं पर फेंक के अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगा। नक्श आगे आगे, काजल नक्श के पीछे पहुंचे। ऐसे ही कुछ देर दौड़ते रहने के बाद काजल और नक्श दोनों ही बहुत ज्यादा थक गए। दोनों ही बेड पर एक साथ गिर गए। काजल हाँफते हुए बोली, नक्श मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। वही नक्श भी हाँफते हुए बोला, ठीक है, मुझे मत छोड़ना, लेकिन अगर तू आध घंटे के अंदर रेडी नहीं हुई ना तो आज हम दोनों की करियर जरूर हमें छोड़ के भाग जाएगी। ये सुनकर काजल ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिस काजल अग्रवाल की करियर उसे छोड़ के कहीं भाग जाए। ये सुनकर नक्श ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, हाँ लेकिन जरूर तू अपनी ड्रीम्स अब जरूर गवा बैठेगी, क्योंकि आज हमारे कॉलेज में द फेमस वोलार्ड वाइड बिजनेस कॉर्पोरेशन कंपनी राठौर कंपनी के CEO आने वाले हैं और उसके साथ आज हमारे कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में काम करने का मौका भी देने वाले हैं। वैसे वो उन स्टूडेंट्स को चुनने वाले हैं जो उनके कंपनी में काम करने के काबिल हो, ना कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो सोने में अपना वक्त बर्बाद करते हैं। ये सुनकर काजल को याद आ गया था कि उसके कॉलेज में आज क्या होने वाला था। आज उनके कॉलेज में बिजनेस वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी राठौर कंपनी का सेमिनार था और वहाँ पर कैंपस में फ्रेशर स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट करने वाले थे। काजला को याद आते ही काजल अपनी बेड से कूद के खड़ी हो गई और बोली, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राठौर कॉर्पोरेशन में काम करना मेरा ड्रीम है, इस ड्रीम को कोई भी सच होने से नहीं रोक सकता। बोल के काजल दौड़ के वॉशरूम में भाग गई फ्रेश होने। कुछ ही वक्त के अंदर काजल और नक्श दोनों नीचे आए। काजल जल्दी जल्दी में सिर्फ 2 सैंडविच उठाकर बाहर भाग गई। वही नक्श ने भी 2 सैंडविच उठाकर काजल की मां शांति को विश करके बाहर भाग गया।
वही शांति तो दोनों को बस देखती ही रह गई। रमेश पहले ही अपने काम पर जा चुका था। शांति ने लाचारी में कहा, है भगवान, इन दोनों बच्चों को सही रास्ता दिखाना और इन दोनों को हमेशा मुश्किलों से बचाना भगवान। ये बोलकर वो होने काम में लग गई। वही दूसरी तरफ नक्श और काजल जल्दी जल्दी में कॉलेज के लिए निकल गए। दोनों ने ऑटो लिया और जल्द ही कॉलेज में पहुंच गई। वही कॉलेज के एंट्रेंस पर काजल और नक्श की दोस्त श्रुति और निशा वेट कर रहे थे। नक्श और काजल को आता हुआ देख के दोनों, जो तब से गुस्से में थी, दोनों ही काजल और नक्श पर बरस पड़ी। श्रुति ने कहा, काजल और नक्श, तुम दोनों अब आए क्यों हो बताओ? अगर आना ही नहीं था तो घर पर सो जाते। अब तक तो मिस्टर राठौर की सेमिनार शुरू भी हो चुकी होंगी। तुम दोनों की वजह से हम दोनों को भी यहाँ पर वेट करना पड़ रहा था। इस चक्कर में हम दोनों भी लेट हो गए हैं। ये सुनकर नक्श ने जल्दी से कहा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। यही महारानी थी जिन्होंने हाथी घोड़े बेचकर सो गई थी, इसकी वजह से इतना लेट हुआ है। ये सुनकर नक्श ने जल्दी से कहा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। यही महारानी थी जिन्होंने हाथी घोड़े बेचकर सो गई थी, इसकी वजह से इतना लेट हुआ है। ये सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। तभी निशा ने कहा, ठीक है, लेकिन अब चलो, अब और देर नहीं कर सकते हैं हमें अभी के अभी जाना होगा, वरना हमें और भी देर हो जाएगी। फिर वो चारों कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ भागने लगे। वही दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। अब तक सेमिनार शुरू हो चुका था। काजल, नक्श, श्रुति और निशा चारों धीरे से अंदर आकर पीछे की सबसे लास्ट सीट पर बैठ गई थी। श्रुति और निशा दोनों बीच में बैठ गई तो वही काजल और नक्श दोनों साइड में बैठ गई। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए थे। सेमिनार शुरू हो चुका था, जिस वजह से सभी का ध्यान इस वक्त स्टेज पर था। इस वक्त स्टेज पर राठौर कॉर्पोरेशन के मैनेजर जिग्नेश दत्ता स्टूडेंट्स को अपनी एडवाइस दे रहे थे। जिग्नेश दत्ता भी बहुत जानी मानी हस्ती थी। हर कोई जानता था कि ये अमरपाल राठौर के राइट हैंड है। अमरपाल राठौर का हर काम जिग्नेश राठौर ही करते हैं। तभी नक्श ने कहा, अरे ये तो जिग्नेश दत्ता है, राठौर कॉर्पोरेशन के मैनेजर। श्रुति ने कहा, हाँ, इन्होंने जिसे सेलेक्ट कर लिया, मानो उसकी राठौर कॉर्पोरेशन में नौकरी पक्की। ये सुनकर नक्श ने कहा, हाँ, ये सच में बहुत पावरफुल इंसान है, भला हो भी क्यों ना एशिया के नंबर 1 बिजनेस कॉर्पोरेशन कंपनी के मैनेजर। ऐसे ही तो नहीं बन गए होंगे, मैं भी एक दिन इन्हीं के जैसा बनना चाहता हूँ। वही नक्श और काजल दोनों को ही पता नहीं चला कि कब दो आदमी बिलम ब्लैक लेदर कपड़ों में आकर चुपचाप उन दोनों की साइड में बैठ गए थे। उन दोनों आदमी के चेहरे पर मास्क था, सर पर कैप थी। उन दोनों की सिर्फ गहरी काली आंखें ही दिखाई दे रही थी। उन दोनों ही इस वक्त नक्श और काजल को अपनी गहरी काली इंटेंस नजरों से देख रहे थे। लेकिन वही काजल और नक्श की नजरें तो स्टेज पर जिग्नेश दत्ता पर टिकी हुई थी। काजल और नक्श दोनों की ही आंखों में इस वक्त डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था, जैसे वो दोनों आज की इस रिक्रूटमेंट को क्रैक कर ही रहेंगे और एक दिन अपने सपने जरूर पूरा करेंगे। लेकिन उन दोनों के दो साइड में बैठे उन दोनों इंसानों की नज़रों में इस वक्त काजल और नक्श बसे हुए थे। काले कपड़े पहने हुए दो इंसान काजल और नक्श के एक एक हरकत, एक एक रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप सब जान सके और आप सबको नई नई कहानियां सुनने के लिए मिल सके। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।